Hi guys, so let's start with lesson 3, the board effectiveness. Now before we start with this chapter, I'm going to test some of your knowledge of company law. Okay, now all of you all are company secretaries, you all are supposed to be experts of company law. Let's see how far is your you remember the sections. Can you tell me section with respect to independent directors? कौन सा सेक्शन है फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स? Section 149 subsection 6. Very very good. Section 149 subsection 6 talks about independent directors. Then let's see a few more sections. What is the section for the minimum number of directors and maximum number of directors? कितने minimum directors and maximum number of directors चाहिए, वो कौन से section में दिया है? I'll give you a small hint. It is already written on the screen. Which section? 149 149 subsection 1 talks about the minimum number of directors कितने होने चाहिए और minimum number of directors कितने हैं? 1 2 3 4. 1 is for OPC, this is for private and this is for public. This is the minimum number of directors. उसके अंदर ही वो लोग ने लिखा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स भी कितने होने चाहिए. एनीवन रिमेंबर्स कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं कंपनी में? 15. परफेक्ट. अगर 15 से ज्यादा अगर हमको इंक्रीज करना है लिमिट, देन वी रिक्वायर अ स्पेशल रेजोल्यूशन. परफेक्ट. यही वुमेन डायरेक्टर कौन सी सेक्शन के अंदर दिया हुआ है? अगेन इट इज गिवन ऑन द स्क्रीन. इट इज इन सेक्शन 149 ओनली. 149 सबसेक्शन 1 के अंदर ही प्रोविजो में लिखा है कि एक वुमेन डायरेक्टर भी होनी चाहिए. नाउ टेल मी वन थिंग कि ये वुमेन डायरेक्टर हम लोग रखते हैं टू ब्रिंग इन जेंडर इक्वालिटी, दैट वी वांट टू अपलिफ्ट द वुमेन आल्सो. सो नाउ वी हैव सेड दैट देयर शुड बी एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर. इज वन वुमेन डायरेक्टर रिक्वायर्ड इन ऑल कंपनीज और सर्टेन क्लासेस ऑफ कंपनीज ओनली? तो फ्यू क्लासेस है, हम लोग देखेंगे कौन सी सर्टेन क्लासेस को ही रखना पड़ेगा, लाइक ऑल लिस्टेड कंपनीज एंड सर्टेन अदर क्लास, जो हम लोग देखेंगे कौन से इसके अंदर दिया है. तो यहां तक परफेक्ट चल रहा है. थोड़ा आगे जाते हैं. रेसिडेंट डायरेक्टर की भी जरूरत है हमें, तो रेसिडेंट डायरेक्टर भी होना चाहिए. कितने रेसिडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, वो कौन से सेक्शन में दिया है? सेक्शन 149 के अंदर ही दिया है. दे टॉक अबाउट रेसिडेंट डायरेक्टर्स. Every company should have at least one resident director. Sorted. तो ये अपना मेन सेक्शंस इसके रिलेटेड है जो कवर होंगे. आगे देखते हैं. योर बोर्ड कमिटीज, कौन सी कंपनीज एक्ट के अंदर कौन सी कमिटीज हम लोग को रखनी है, वो कौन से सेक्शन के अंदर दिया है? कौन सी कमिटीज तुम जानते हो? चलो मैं तुमको पूछता हूं, CSR कमेटी कौन सी सेक्शन के अंदर दिया हुआ है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, विच सेक्शन? 135. परफेक्ट. ठीक है. नाउ ऑडिट कमेटी, विच सेक्शन? You all can unmute and tell. These all you should know by heart. 177. फिर 178 subsection 1 to subsection 4 talks about a certain committee. कौन सी कमिटी है वो? Nomination and Remuneration Committee. ठीक है. तो subsection 5 का के बारे में बात कर रहा है. 178 subsection 5. Can you tell me? Stakeholders, grievance और relationship committee. Perfect. अभी ये जैसे कंपनीज एक्ट के अंदर दिया है, इसका ही करस्पॉन्डिंग हम लोग का लिस्टेड कंपनीज के लिए एक और रेगुलेशन अप्लाई होता है, दैट इज सेबी LODR रेगुलेशंस 2015. ठीक है. अभी नाउ आई नो यू ऑल आर एक्सपर्ट्स इन LODR ऑल्सो. सो कैन यू टेल मी कि ये कौन से रेगुलेशन में दिया है ऑडिट कमिटी? इन रेगुलेशन
18. ये वाला रेगुलेशन 19 और ये वाला रेगुलेशन 20. ठीक है. What was the code word we had kept to remember this? It was answer. क्या आंसर करना था हमें? आंसर रिस्क. ठीक है. ये अभी हम लोग कर रहे रेगुलेशन नंबर समझने की कोशिश कर रहे हैं. सो ये वाले जो पार्ट है कंपनीज एक्ट का, ये जनरली तुम लोग को पता होगा, बट एलओडीआर का अभी हम लोग का ऑब्जेक्टिव है कि एलओडीआर का भी बायहार्ट होना चाहिए. सो ऑडिट कमिटी, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी, स्टेक होल्डर्स ग्रीवेंस कमिटी. अभी हम लोग ने डिस्कस किया था, इसके ऊपर भी एक है. मैंने बोला था 17 मतलब खतरा. व्हाट डज 17 डील विथ? रेगुलेशन 17. Can anyone tell? It talks about regulation 17. Any guesses? It talks about the board of directors. कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कॉम्पोजिशन क्या होना चाहिए, उनकी ड्यूटीज क्या होनी चाहिए, उनको कितनी बार मिलना चाहिए, वो सब किस में दिया है? रेगुलेशन 17. दिस यू शुड नो बाय हार्ट. ठीक है. अभी ये चैप्टर में एक और थोड़ा हम लोग को एक और रेगुलेशन जानना है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्टर है जो एंश्योर करता है कि बोर्ड इफेक्टिवनेस होगा. ही इज नॉट अ इनसाइड डायरेक्टर, ही इज एन आउटसाइड डायरेक्टर. कौन है वो डायरेक्टर? हु इज ब्रॉट इन फ्रॉम आउटसाइड टू गिव हिज इंडिपेंडेंट व्यू. इट्स अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रेगुलेशन नंबर कौन सा है एलओडीआर में? सो लेट्स सी. अभी यहां पे तुम देखोगे ये सारे रेगुलेशन नंबर्स तुम्हें बाय हार्ट आने चाहिए. दैट वाज रेगुलेशन 25. ठीक है. तो एक लास्ट रेगुलेशन दैट यू नीड टू नो एज ऑफ नाउ फॉर दिस चैप्टर, दैट इज योर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस यू शुड नो बाय हार्ट टिल द एंड. एंड इफ यू वांट टू लर्न इन सीक्वेंस ऑल्सो, ये रहा तुम्हारा रेगुलेशन 17 टॉक्स अबाउट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आंसर रिस्क. फिर हम लोग सीधा जा रहे हैं रेगुलेशन 25 के ऊपर. बाकी के भी जैसे जैसे आते जाएंगे हम लोग उसको पढ़ेंगे. ठीक है. नाउ वी आर नॉट डन. अभी भी तुम्हारा टेस्ट चालू है. थोड़े और सेक्शंस. पावर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. व्हाट आर द पावर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? कौन से सेक्शन में दिया है? पावर्स ऑफ बीओडी अंडर कंपनीज एक्ट 179. परफेक्ट. ठीक है. तो ये अपना सेक्शन 179. जैसे पावर्स दिया वैसे ही नेक्स्ट सेक्शन के अंदर उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे. तो रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर्स ऑफ द बोर्ड, रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ये सारी चीजें बोर्ड कर ही नहीं सकता है एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स बाय स्पेशल रेजोल्यूशन. कितनी चीजें दी है यहां पे? 4-5. कितनी है? 4. ये भी तुम्हें बाय हार्ट आना चाहिए, जिसका कोडवर्ड है बिड्स. ओके. अब बिड्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू वांट टू सेल ऑफ यूज द प्रोसीड, से पहले देखते हैं. 1 is to borrow in excess of the limit specified. ये borrowing powers of the board दिया है. Anyone remembers borrowing powers of the board कितना है? How much can the board of directors borrow without the consent of shareholders? अगर ये लिमिट के ऊपर गया तो स्पेशल रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा. इट इज योर पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. इंटरव्यू क्वेश्चन है, व्हाट इज द बोरोइंग पावर्स ऑफ द बोर्ड? ये एक चीज, इसके ऊपर जाना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन. देन आई इज फॉर इन्वेस्ट प्रोसीड्स ऑफ M&A. मर्जर्स एंड अमालगमेशन का जो पैसा मिला है उसको इन्वेस्ट करना है तो वापस शेयर होल्डर्स को पूछना पड़ेगा. डी वाला, डी इज फॉर गिव मोर टाइम टू डायरेक्टर्स. डायरेक्टर्स को हम लोग लोन दे रहे हैं एंड वी वांट टू एक्सटेंड देयर टाइम. सो इफ यू वांट टू गिव अ extension of time to the board of directors to repay the loan, then again you require special resolution. And S is to sell the undertaking or the substantial undertaking, part of the undertaking called as demerger. You want to sell the business only. Clear है ना? तो ये हो गया. फिर
नाउ यू ऑल टेल मी अनम्यूट करके कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, एक है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुना होगा तुमने, और दूसरा देखा होगा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स. मुझे बोल सकते हो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और होल टाइम डायरेक्टर्स में क्या फर्क है? इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड होल टाइम डायरेक्टर्स? यस और नो? इज देयर अ डिफरेंस? Is there a difference between executive directors and whole-time directors? You can unmute and tell. Yes, sir. Yes, there is a difference. What others feel? Actually, the answer is there is no difference between executive directors and whole-time directors. तो definition में भी जाके देखोगे, executive directors are those directors who give their whole time to the company. They are engaged in the day-to-day functioning of the business. तो they are whole time directors. ठीक है, तो there is no difference. वो general अपना clarity बना लो कि it is one and the same. नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और पार्ट टाइम डायरेक्टर्स में भी कोई डिफरेंस नहीं है, ये भी सेम है. दे आर नॉट एंगेज इन डे टू डे बिजनेस, तो डे टू डे बिजनेस में नहीं आते वो लोग. इसके डेफिनेशन में दिया है दोज हु आर नॉट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स. कैन यू टेल मी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो अपॉइंट कर रहे हैं हम लोग, वो लोग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे या एनईडी? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और एनईडी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स. परफेक्ट. यहां पे जो रहते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स could either be independent directors or it could be other than independent directors also. Which is a wider term? Independent directors are a wider term or NEDs are wider term? Which is a wider term? NED or independent director? NED, right? NED. perfect. देखो Comes below it. एग्जैक्टली मैं एक पार्ट टाइम डायरेक्टर अपॉइंट कर रहा हूं, ठीक है, तो एनईडी हो गया. अब वो पार्ट टाइम डायरेक्टर मेरे से रिलेटेड है, मेरा ही छोटा भाई है, तो वो अदर्स में आ जाएगा. बट अगर मैं एक डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहा हूं जो फुलफिल कर रहा है क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस गिवन अंडर सेक्शन 149 सबसेक्शन 6, दैट इज नोवेयर कनेक्टेड टू मी, तो इट विल बी कॉल्ड एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. याद है? क्लियर? अभी हम लोग देखते हैं डायरेक्टर्स जो है उसका डेफिनेशन क्या है. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टर्स? कौन से सेक्शन में दिया है? सेक्शन 2 सबसेक्शन, एनीवन हैज एन आइडिया? 34. लेट्स चेक एंड स्टार्ट विद द चैप्टर. धीरे धीरे हम लोग जैसे सेक्शन आएंगे, आई कीप आस्किंग यू. नाउ फर्स्टली दे आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. व्हाट इज द रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? So board of directors are entrusted with the responsibility to act in the best interest of the company. Common sense. They are involved and make the vision, mission, leadership, policies, monitor, supervise everything of the company. So the directors generally direct the company. Generally, what is the role of board of directors? Tell me, is the directors responsible for expanding the company, making it profitable, growing the company? Yes or no? Yes. Yes. So obviously they provide the entrepreneurial leadership to the company that the board should grow. And as I am highlighted it, you make your markings also, because the chapter is divided in 2 parts. One is generic stuff जो आराम से तुम अपना लिख सकते हो like this, और दूसरा आएगा टेक्निकल पार्ट. टेक्निकल पार्ट में सेक्शंस और रेगुलेशन नंबर्स होंगे. तो जैसे जैसे वो टेक्निकल पार्ट आएगा तुमको उसके ऊपर फोकस करना है, बाकी का ये सब जेनेरिक है. नाउ द बोर्ड डेवलप्स एंड प्रमोट्स द एंटायर विजन ऑफ द कंपनी, द वैल्यूज एक्सेट्रा, प्रमोट्स अ गुड बिजनेस. इनका ये सब रोल्स रहेंगे. अभी आते हैं टेक्निकल पार्ट पे. व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टर्स? मैंने बोला था कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 34. तो अगर कोई तुमको पूछेगा कि कंपनी डायरेक्टर का डेफिनेशन किस में है, तो डायरेक्टर का डेफिनेशन इज अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 34.
एंड क्या डेफिनेशन दिया है? अ डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी. तो कॉमन सेंस है, अगर मैं तुमको एक डायरेक्टर के रोल पे अपॉइंट करूंगा तो तुम डायरेक्टर कहलाओगे. काफी बेसिक डेफिनेशन है या नहीं? कुछ तुमको इसमें बहुत खास डेफिनेशन लग रहा है? यस और नो? कुछ खास लग रहा है इसमें? No, sir. नो. इसका मैं अभी तुमको एक क्वेश्चन आएगा, तुमको फिर इसका ये सेक्शन का डेफिनेशन का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा. ठीक है, आई कम बैक टू इट व्हेन आई कम टू द टॉपिक. नाउ हु आर द BOD? व्हेन आई से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इट्स द कलेक्टिव नाउन, इट्स अ कलेक्टिव बॉडी ऑफ द BOD. तो ये सारे सेक्शंस तुम नोट करते जाओ. सेक्शन 2 सबसेक्शन 10, सेक्शन 2 सबसेक्शन 34. इन योर पेपर, विच एवर पेपर इट इज, यू हैव टू बॉम्बार्ड इट विथ सेक्शंस. ठीक है. नाउ लेट्स मूव अहेड. नाउ दे आर आस्किंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ डायरेक्टर्स. एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव. लेट्स गो टू इट. नाउ हु आर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स? दे आर डायरेक्टर्स, जेनेरिक पहली बात आएगी, हु आर रिस्पॉन्सिबल एंड फॉर द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी. दे आर इनटू होल टाइम एम्प्लॉयमेंट. अब किसने बोला होल टाइम डायरेक्टर्स? मैंने बोल लिया, तुमने मान लिया. लेट्स सी. सेक्शन रूल 21K of the company's specification of definition details rules 2014. Who's a executive director? It means a whole time director as defined under regulation 2 subsection 94. So 3 important key people होते कंपनी के अंदर. ठीक है, एक है WTD, मैनेजर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर. ये 3 की पीपल है. इनके सेक्शन 2 के डेफिनेशंस पता है क्या क्या कौन से वाले हैं? WTD का सेक्शन बोल सकते हो मेरे को? सेक्शन 2 सबसेक्शन कौन सा है? एनी गेसेस? लिखा हुआ है स्क्रीन पे है तुम्हारे. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ WTD? सेक्शन 2 सबसेक्शन 94. Oh, that one. सेक्शन 2 सबसेक्शन 94. ओके. Always remember definitions under Companies Act, because मैंने खुद ने यहाँ पे रिसर्च किया है where clients were asking what definition of a key term. तो मैं खुद रिसर्च किया and very interesting, you will not find it in any book. Definitions अगर मुझे ढूंढने हैं Companies Act 2013 के अंदर, तो कौन से सेक्शन में मिलेगा? कौन से सेक्शन कौन से सेक्शन में मिलेगा डेफिनेशंस? 2. नो रॉकेट साइंस, राइट? बट यू विल ऑल्सो बी शॉक टू नो दैट देयर इज हमेशा रूल, योर शेड्यूल 2 भी टॉक्स अबाउट डेफिनेशन एंड तुम्हारे रूल्स में भी आते हैं. तो रूल्स 2 भी डेफिनेशन के बारे में बात कर रहा है. तो व्हेनेवर अ टर्म यू नीड टू फाइंड आउट कि इसका क्या मतलब है. जो रिसर्च मैं कर रहा था वो वेरिएशन के ऊपर था कि जब भी वेरिएशन करती है कंपनी राइट्स का, तो उनको जाके शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना पड़ता है. नाउ द क्वेश्चन केम अप, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म वेरिएशन? छोटा मोटा वेरिएशन भी पूछना पड़ेगा कि वेरिएशन मीन्स अ बिग चेंज. तो सेक्शन 2 में जाना पड़ा, फिर रूल 2 के अंदर जाना पड़ा और फिर शेड्यूल 2 के अंदर जाना पड़ा. वहां से नहीं मिला तो जनरल क्लॉजेज एक्ट. ठीक है, तो ये सब रिसर्च करना पड़ता है. नाउ मैनेजर का डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दिया है? 253. वेरी वेरी गुड. सेक्शन 2 सबसेक्शन 53. और वैसे ही नेक्स्ट सबसेक्शन कौन से के बारे में बात कर रहा है? 54. परफेक्ट. सो दिस इज, यू हैव टू मार्क इट एज इंपॉर्टेंट. यू शुड नो दीज थिंग्स बाय हार्ट. ये सब टेक्निकल पार्ट में आ रहा है. सेक्शन 2 सबसेक्शन 53 नहीं दिया है बट 54 जरूर दिया है. सेक्शन 2 सबसेक्शन 94 दिया है डेफिनेशन ऑफ होल टाइम डायरेक्टर. ये दे रहे सेक्शन 2 सबसेक्शन 54. नाउ हु इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर? तो मैनेजिंग डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर हु डज द वर्क ऑफ अ मैनेजर, हु हैज मैनेजरियल पावर्स. सो इट इज अ डायरेक्टर who by virtue of the articles is entrusted with the powers of management of the affairs of the company is called as a
मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजर क्या होता है? इट कुड बी एनी पर्सन हु हैज अ मैनेजरियल पावर्स, बट यहां पे क्या हो रहा है, डायरेक्टर्स को ही मैनेजरियल पावर्स दे रहे, तो ये मैनेजिंग डायरेक्टर बनता है। मूविंग फॉरवर्ड, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, पहले नॉर्मल वर्क्स हु डू नॉट टेक पार्ट इन द डे टू डे इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कंपनीज पॉलिसी, दे आर नॉट इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, होल टाइम एम्प्लॉयमेंट। वो लोग ने क्या बोला है कि it can be opinion that all directors except whole time directors are called as non executive director। तो बचे कौन? पार्ट टाइम। अब आ रहा है शैडो डायरेक्टर। अब देखना मेरा क्वेश्चन, हु इज अ शैडो डायरेक्टर? एक ऐसा था कि इफ, बहुत ही स्टूपिड सा जोक है बट फिर भी, मनमोहन सिंह, ओके, मनमोहन सिंह यूज्ड टू कंट्रोल इंडिया, बट मनमोहन सिंह को कौन कंट्रोल करता था? योगिन, हु यूज्ड टू कंट्रोल मनमोहन सिंह? सोनिया गांधी। सोनिया गांधी। ओके, सो कैन आई से इनडायरेक्टली सोनिया गांधी इज कंट्रोलिंग इंडिया? Yes. यस। सेम वे यहां पे कंपनी को कंट्रोल कर रहा है बीओडी, और बीओडी को एक पर्सन कंट्रोल कर रहा है। तो कैन आई से दिस पर्सन इज ऑल्सो कंट्रोलिंग द कंपनी? सो अ पर्सन हु कंट्रोल्स द बीओडी कैन ऑल्सो बी सेड टू बी हैविंग कंट्रोल ओवर द कंपनी। मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोल रहा हूं स्माइल, तो सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर स्माइल कर रहे हैं। उनको बोल रहा हूं जंप, तो सब जंप कर रहे हैं। उनको बोल रहा हूं बैठो, तो सब बैठ रहे। तो आई कैन से दिस पर्सन इज कंट्रोलिंग द कंपनी इनडायरेक्टली। दिस पर्सन विल बी कॉल्ड एज अ शैडो डायरेक्टर। शैडो डायरेक्टर क्या हो रहा है? दे आर नॉट फॉर्मली अपॉइंटेड, उनको फॉर्मली अपॉइंटमेंट नहीं होता है उनका, but in whose accordance and instruction the directors are accustomed to act। कहीं पे भी कंपनी लॉ में शैडो डायरेक्टर के बारे में है नहीं। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? इंग्लिश लॉ का है। अब एक सिचुएशनल क्वेश्चन है, कैन, मुझे आंसर करना, कैन अ शैडो डायरेक्टर बी काउंटेड इन द क्वोरम of the meeting? Yes or no? Can a shadow director be counted in the quorum of board meetings? क्या लगता है? Your answer could be anything, it's okay. Yes or no? Sir, no. No? Because he's not formally appointed as a director. परफेक्ट आंसर। अब ये क्या है? परफेक्ट आंसर है, इज नॉट गोइंग टू बी काउंटेड इन द क्वोरम। अब ये कैसे आया? रिमेंबर आई टोल्ड यू डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 34। देखो डेफिनेशन में क्या लिखा था? डायरेक्टर वही है जो अपॉइंट हुआ है ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इज अ शैडो डायरेक्टर अपॉइंटेड? नो, so he cannot be considered as a director for the purpose of quorum। तो इसको फिर क्यों हम लोग डायरेक्टर वर्ड क्यों लगा रहे हैं? इट इज फॉर ऑल द लाइबिलिटीज जस्ट लाइक अदर डायरेक्टर्स। तो ही विल बी इक्वली लाइबल जस्ट लाइक अदर डायरेक्टर्स। तो उसको डायरेक्टर हम लोग सिर्फ लाइबिलिटी के लिए बना रहे हैं। अब आते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द कंपनी इज अ वुमेन डायरेक्टर। पहली बात, हम लोग ने वुमेन डायरेक्टर क्यों इंट्रोड्यूस किया कि एक तो डायरेक्टर वुमेन होना ही चाहिए, बिकॉज फॉर टू ब्रिंग इन अ जेंडर इक्वालिटी और जेंडर डाइवर्सिटी दे हैव मैंडेटेड दैट यू शुड हैव एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर इन ऑल लिस्टेड कंपनीज एंड अदर स्पेसिफाइड कंपनीज। अब ये मार्क कर सकते हो इंपॉर्टेंट। तो वी हैव टू अपॉइंट अ लेडी डायरेक्टर, ठीक है ना। रूल 3,
Rule 3 of the company's appointment and qualification of the directors rules, it is said that you should appoint at least one woman director in every listed company, every other public company having paid up capital of 100 crores or more or turnover of 300 crores or more. So they can ask you this. Not only this, रेगुलेशन नंबर 17 ऑफ सेबी एलओडीआर, अभी मैं नहीं बताऊंगा, तुम मुझे बोलो रेगुलेशन 17 किसके बारे में बात करता है. रेगुलेशन 17 ऑफ एलओडीआर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. वेरी गुड. तो उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट है. उसके अंदर में भी लिखा है कि एक तो वुमेन डायरेक्टर होना ही चाहिए. एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड इन ऑल लिस्टेड कंपनीज. अभी एक अमेंडमेंट लेके आए. अमेंडमेंट के अंदर बोल रहे कि भाई विमेन तो अपॉइंट करना ही है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी अपॉइंट करना है ना, तो एक विमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए. अब देखो यहां पे क्या हो रहा है. अमेंडमेंट में 2018 में टॉप 500 कंपनीज को एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा बाय 2019, और धीरे धीरे ब्रैकेट बढ़ाते जा रहे हैं. 2020 अप्रैल ऑनवर्ड्स टॉप 1000 कंपनीज को एक विमेन डायरेक्टर तो अपॉइंट करना ही पड़ेगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी अपॉइंट करना पड़ेगा, एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर हु इज नॉट अपॉइंटेड इन द कंपनी, पार्ट टाइम डायरेक्टर्स हु विल कम इन एंड अपॉइंट. तो इससे क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू अपलिफ्ट द विमेन. इट इज अ गुड कॉन्सेप्ट. सेकेंड, कमिंग टू रेसिडेंट डायरेक्टर्स. रेसिडेंट डायरेक्टर हम लोग ने देखा था ऊपर सेक्शन, रेसिडेंट डायरेक्टर सेक्शन 149 सबसेक्शन 3 टॉक्स अबाउट रेसिडेंट डायरेक्टर्स. तो every company has to have at least one director who is a resident of the company. And when I say resident मतलब क्या, who is lived in the previous year for at least 182 days. अभी इसके ऊपर मैं तुमको प्रैक्टिकल साइड पे बताता हूं. हम लोग को पहले तुमको मैं सवाल पूछ रहा एज अ प्रोफेशनल आफ्टर रीडिंग द प्रोविजन इज इन फ्रंट ऑफ यू. एक फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी का ब्रांच इधर है, वो बोल रहे कि क्या हमको भी अपॉइंट करना पड़ेगा एक इंडिपेंडेंट रेसिडेंट डायरेक्टर. हमारे तो कंपनी वहां से है, ऑपरेट भी वहां से हो रहा है, तो हमारे सारे फॉरेन डायरेक्टर्स ही है. डज अ फॉरेन कंपनी के ऊपर भी अप्लाई होता है? यस और नो? यस, वेरी गुड. तो ऑल कंपनीज हैज टू कंपल्सरीली, एवरी कंपनी. तो क्या हो रहा है, फॉरेन कंपनीज क्या होती है, वो लोग बोलते हैं अरे हम लोग के तो सारा मैनेजमेंट इधर है, बट लॉ इंडिया का ऐसा है कि हमको एक डायरेक्टर अपॉइंट करना ही पड़ेगा. तो वो हम लोग को बोलते हैं आपको डायरेक्टर होगा तो हमको बताना. तो हम लोग फिर सजेस्ट करते हैं कि इनको अपॉइंट कर दो, उनको अपॉइंट कर दो, एक्सेट्रा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. बिना पूछे ही तुम मुझे बोलो इसका सेक्शन कौन सा है, डेफिनेशन वाला 149 सबसेक्शन कौन सा है इसका. I think you will know it. Subsection 6, but it has to be read with LODR का रेगुलेशन नंबर कौन सा है? रेगुलेशन नंबर, you can unmute it. 25. Very very good. अब डेफिनेशन भी चाहिए, तुम मार्क कर लो उसको. डेफिनेशन में क्या दिया है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 says that an independent director is a director who fulfills the criteria given under section 149 subsection 6. इसके ऊपर आगे डिटेल में आएगा कौन है क्या है. नॉमिनी डायरेक्टर. नाउ नॉमिनी डायरेक्टर्स क्या होता है, जनरली बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन व्हेन दे एक्सटेंड अ लोन. सोचो मैं HDFC बैंक हूं, मैंने तुम्हारे कंपनी में लोन दिया. वुडंट आई वांट कि मेरा भी एक डायरेक्टर तुम्हारी कंपनी में बैठे? Right or wrong? I would want that the banks and financial institutions who extend a loan, they recommend, they nominate a director to be appointed in the company so that they come to know what is happening. Now, the question क्या है, can a nominee director be an independent director? Yes or no? Yes or no? You can unmute and tell.
So because I mean they usually, I feel yes, because they are independent, that their opinion is from someone outside them. So you're saying they can be appointed. No, I mean No, sir. no, I'm not saying they can be appointed as independent directors. So they can't. Can a nominee Yes. director be appointed as an independent director in the company? No, I was trying to say something else. Okay. I was saying that aren't like they're only independent, like they're not independent directors, but they are considered independent. Like, Okay. So the answer is no. क्वेश्चन आता है ना सिचुएशन कभी कभार, कैन अ नॉमिनी डायरेक्टर बी अपॉइंटेड एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन द कंपनी? आंसर इज नो. व्हाई? बिकॉज नॉमिनी डायरेक्टर्स दे आर ऑलरेडी रिप्रेजेंटिंग समवन्स इंटरेस्ट, तो दे विल बी बायस्ड टुवर्ड्स द बैंक, दे विल बी बायस्ड टुवर्ड्स द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. सो लॉ में क्या बोला है कि एक ऐसे डायरेक्टर को अपॉइंट करो एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर who has absolutely no connection whatsoever with the company. So he'll be independent, unbiased, okay, so this is given. So both SEBI LODR and section 149 subsection 6 specifically exclude a nominee director from being considered as independent. So as you were saying that he is not independent is correct. So a nominee director cannot be considered as independent because he is representing someone else's interest. आगे देखते हैं. Small shareholders director भी एक concept है. Now let's see who is a small shareholders director. तो let's say ये एक small shareholder है. Now how will you classify a person as a small director? A small shareholder पहले पकड़ते हैं. उसके किस बेसिस पे उसको स्मॉल हम लोग बोलेंगे कि तुम स्मॉल हो? ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? minority, yes. ऑफ हिज वैल्यू ऑफ शेयर होल्डिंग. अगर उसकी शेयर होल्डिंग कितने तक होगा तो हम लोग उसको स्मॉल डायरेक्टर बोलेंगे? 20,000. इज नॉट मोर देन 20,000 रुपीज फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू उसका 20,000 से ज्यादा नहीं है, तो ही विल बी कंसिडर्ड एज स्मॉल शेयर होल्डर. अब अगर कंपनी के अंदर मोर देन 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं या 1/10 ऑफ द स्मॉल शेयर होल्डर्स अप्लाई टू द कंपनी, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं कि हम लोग है ना बहुत ही छोटा स्टेक है हमारा, और हम लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो हम लोग को थोड़ा इंफीरियर फील होता है कंपनी के अंदर बात करने को. खाली मेरा 10,000 का शेयर है और बाजू में मुकेश अंबानी बैठा है, तो थोड़ा बोलने को यू फील अ लिटिल नॉन कॉन्फिडेंट. तो क्या होता है, टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल दी स्मॉल शेयर होल्डर्स दे अपॉइंट अ डायरेक्टर टू रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट. दैट डायरेक्टर इज कॉल्ड एज स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर. तो एक डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे वो लोग. ये कौन है? ये स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर. तो ही विल रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ दीज स्मॉल शेयर होल्डर्स. लेट्स सी इसका सेक्शन कौन सा दिया है स्मॉल शेयर होल्डर्स का. सो इट इज योर सेक्शन, अनदर इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट वी हैव टू डू. सेक्शन 151 is talking about small shareholders. ठीक है, 151 talks about small shareholders directors. Now in this chapter you are not going in too much depth, it's just conceptual. दो मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं. explain this director, explain that director. Moving ahead now, and very important, super duper important part, composition of the board and the structure of the board. जब मैं composition and structure of the board बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि सारे ही डायरेक्टर्स एक ही फील्ड के हो सकते हैं और वो लोग सबका बहुत ही कम एक्सपीरियंस होगा. तो तुमको लग रहा है कि अच्छा फंक्शन होगी कंपनी?
don't you think you require experienced people who have diversified knowledge to have a good effective board? So the board composition is one of the most important determinants of board effectiveness. Beyond the legal requirements of minimum directors, you should also have a judicial mix of both independent internal and external directors and having a variety of experience and core competence. तो ये तो कॉमन सेंस है, बट लॉ क्या बोलता है? कितने बाहर के डायरेक्टर्स, कितने अंदर के डायरेक्टर्स? एनीवन नोज कौन सी सेक्शन में दिया है? तो पहली बात कि मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एज यू ऑल करेक्टली पॉइंटेड आउट इज गिवन अंडर सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 कि तुम्हें मिनिमम 3 to 1 डायरेक्टर्स चाहिए और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 15 मैक्सिमम डायरेक्टर्स हो सकते हैं. अगर उससे ज्यादा रखना है तो कौन सा? स्पेशल रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा. तो ये तुम लोग ने ऑलरेडी करेक्टली आंसर किया है. अब डायरेक्टर्स के बारे में दूसरा सेक्शन 17 भी बात कर रहा है सब रेगुलेशन 1. तो इसके लिए वो लोग ने एक क्लासिफिकेशन दिया है. कितना है? लेट्स सी. योर फर्स्ट सेक्शन 17 क्या बोल रहा है? दैट द बोर्ड शुड हैव एन ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स. मतलब हर कंपनी में थोड़े होल टाइम डायरेक्टर्स होने चाहिए और पार्ट टाइम डायरेक्टर्स भी होने चाहिए with at least one women director, and at least 50% of the board shall comprise of NED. तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए मेजॉरिटी, at least 50%. आगे टॉप 500 और टॉप 1000 का हम लोग ने अभी डिस्कस किया था. क्या था कि एक वुमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी रखना पड़ेगा. तो पहले बोला था कि एक स्पेसिफिकली एक वुमेन को अपॉइंट करना पड़ेगा जो कंपनी से कोई भी रिलेशन नहीं रखते हैं. नेक्स्ट रेगुलेशन 17 सब रेगुलेशन 1, they are saying that board of directors of the top 1000 companies and top 2000 companies from 2020 shall comprise of at least 6 directors. ये भी मार्क करो, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट. के let me ask you a question. What is the minimum number of directors in a public company? 3. But अगर मैं बोलूं what is the minimum number of directors for listed companies? Minimum number of directors for listed companies. तो क्या है नया पॉइंट? ये नया रूल क्या है? 17(1) क्या बोल रहा है? मिनिमम कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए? 6. तो कोई भी तुम लिस्टेड कंपनी में जाओगे तो 6 होंगे. तो कंपनीज एक्ट से थोड़ा स्ट्रिक्ट है LODR. तो जब तुम LODR फॉलो करोगे तो कंपनीज एक्ट ऑटोमेटिकली कंप्लाई हो जाता है, बिकॉज वो ज्यादा लिमिट्स बताएंगे, ज्यादा थोड़ा और बताएंगे. फिर आता है बोर्ड कॉम्पोजिशन. बोर्ड कॉम्पोजिशन बात कर रहे हैं 149 सबसेक्शन 4 के बारे में. अभी तक काय के बारे में बात किया था? सबसेक्शन 1 के बारे में बात किया था, सबसेक्शन 3 के बारे में बात किया था. अभी बात करेंगे सेक्शन 149 सबसेक्शन 4. दे आर टॉकिंग अबाउट कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स चाहिए. 149 4 ऑनवर्ड्स 5 6 कंटिन्यूसली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में ही बातचीत चलेगी. तो देखते हैं 149 सबसेक्शन 4 में क्या बोलते हैं, कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स चाहिए. सो provide that every public listed company, सब जगह 1/3 और 3 देखोगे, 1/3 of the directors should be independent directors. Rule 4 क्या बोल रहा है? that the following classes of company should have at least 2 independent directors. तो 1/3 of the directors should be ID. और बोल रहे रूल 4 क्या बोल रहे हैं? कम से कम 2 तो होने ही चाहिए in all these classes of कंपनीज. अभी रेगुलेशन 17(1) बोर्ड कॉम्पोजिशन के बारे में बात करेगा. अभी है डिपेंडिंग ऑन द चेयरमैन टाइप. ये थोड़ा सा गंदा है, बस देखते हैं. आफ्टर दिस द चैप्टर विल बी सिंप्लीफाइड. नाउ लेट्स सी.
बोर्ड कॉम्पोजिशन एज पर एलओडीआर. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोला तो कौन सा रेगुलेशन नंबर होगा ये? कैन यू टेल मी? एलओडीआर का 17. ये तो लिखना ही है एग्जाम में. ठीक है. अब वो बात कर रहे हैं कि एक तो विमेन डायरेक्टर चाहिए ही, और कम से कम 50% पार्ट टाइम डायरेक्टर्स होने चाहिए एनईडी. अब आगे देखते हैं चेयरपर्सन के ऊपर. यहां पे देखोगे ना, चेयरपर्सन चेयरपर्सन चेयरपर्सन. तो क्या है? इफ चेयरपर्सन इज एनईडी एंड चेयरपर्सन इज नॉट अ एनईडी, थोड़ा सोच के बताना गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कौन सा होगा, जिसमें एनईडी है कि जिसमें एनईडी चेयरपर्सन एनईडी है कि चेयरपर्सन एनईडी नहीं है. कौन सा ज्यादा अच्छा होगा कंप्लायंट, मतलब फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू? जिसमें चेयरपर्सन इज अ एनईडी और चेयरपर्सन इज अ नॉट अ एनईडी, विच इज बेटर फ्रॉम कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू? You He should be executive. He should be executive, you are saying. No, I think contrary. देखो, अगर मैं चेयरपर्सन को पार्ट टाइम डायरेक्टर रख रहा हूं एनईडी, तो ऑब्वियसली उसके कंपनी के साथ में ज्यादा कनेक्शन नहीं है. ही विल बी मोर, इसके पास में फ्री हैंड रहेगा, बेटर पोजीशन टू चैलेंज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. सो दिस इज बेटर whether chairperson is a non executive director. चेयरमैन अगर बाहर का रहेगा ना तो बराबर सबका डिसाइड कर सकता है वो. अंदर ही अपना ही खुद का बंदा रखोगे तो कुछ इतना इफेक्ट नहीं होगा. तो इफ चेयरपर्सन इज एनईडी तो अच्छा कंप्लायंस किया है, तो बोले एटलीस्ट 1/3 ऑफ द बोर्ड शुड बी आईडी. तो अगर चेयरपर्सन तुम बाहर का लेके आ रहे हो तो बोलेंगे आपको फिर 1/3 ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखने हैं. बट ये दोनों केसेस में क्या हो रहा है? चेयरपर्सन इज नॉट अ एनईडी, और ये वाले केस में ही इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द प्रमोटर. इफ द चेयरपर्सन इज नॉट अ एनईडी एंड ही इज ऑल्सो रिलेटेड टू द प्रमोटर, तो ये दोनों में थोड़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस कम है. तो इसके लिए क्या बोल रहे हैं? आप थोड़े ज्यादा एनईडी ले, आप थोड़े ज्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स लेके आओ. आप कम से कम हाफ लोगों को लेके आओ, 50%. Also, you are saying कि he should be non-executive, right? दोनों ही हो सकता है. तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी रख सकते हो, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रख सकते हो. बट मैं बता रहा हूं कि जब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रख रहे हो चेयरपर्सन को, तब लॉ तुम्हें बोल रहा है कि खाली फिर 1/3 ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखने हैं. So that's better. Both are good, but I'm just saying that why are they telling your 50% should be ID? अच्छा, okay, because they are from inside only. ये तो अंदर के ही है, तो फिर तुम ज्यादा लोग बाहर ज्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बिठाओ. अच्छा, okay. समझ में आया? 1/3 मतलब कितना परसेंट? 33.33%. तो अगर अंदर के ही बंदे को तुम चेयरपर्सन बना रहे हो, तो भाई आप एक काम करो, ज्यादा लोग को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना पड़ेगा. मैं बोल रहा हूं नहीं चेयरपर्सन अंदर का बंदा नहीं है, तो बोलेंगे ठीक है चलो फिर बाद में खाली 33% तुम्हारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रख सकते हो. समझ में आया? थोड़ा ये उस हिसाब से है रेगुलेशन 70. आगे देखते हैं. अभी वो गंदा पार्ट खत्म हो गया, अभी फटाफट अपना फ्लो में जाता है. सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. तुम मुझे बोलो, कोई भी रास्ते पे चल रहा है उसको डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो? मूवी देखा था ना कि वही उसको उठा के हम लोग हीरो बना देंगे. कर सकते हो ऐसा? आंसर इज कर सकते हो. बट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल मैं प्राइवेट कंपनी में किसको भी अपॉइंट करूं डायरेक्टर, बट जैसे लिस्टेड कंपनीज आती है ना और थोड़ी बड़ी कंपनीज होती है, तब सर्टेन कंपनीज में मैंडेटरी होता है टू कॉन्स्टिट्यूट एनआरसी कमिटी फॉर सिलेक्शन ऑफ द प्रोस्पेक्टिव डायरेक्टर्स, वेयर दे विल मेक सर्टेन पॉलिसीज फॉर अपॉइंटमेंट एंड हायरिंग एंड डिसाइडिंग द रेम्यूनरेशन पॉलिसी. सो कंपनी वुड डेवलप अ सिलेक्शन क्राइटेरिया. क्लियर है ना? तो वो तुम अपने एनआरसी के बारे में लिख सकते हो. ड्यूटीज ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. नाउ
duties of board of directors is given under section 166 of Companies Act. The directors, अब ये जेनेरिक है, तुमको board of directors should promote corporate governance, should work to develop the interest of the company, and basic 166 दिया हुआ है Companies Act का. तो लिख लेते हैं, यहाँ पे एक और सेक्शन आ गया है, सेक्शन 166 which talks about the duties of directors. तो जनरल ड्यूटीज है कंपनी का. आगे देखते हैं. पावर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 179 में एक लिस्ट ऑफ पावर्स दिया है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपना कर सकते हैं बोर्ड मीटिंग में. तो ये सारा बोरो मनी ये सब कर सकते हैं. जैसे ही पावर दिया, वेरी नेक्स्ट सेक्शन के अंदर वो लोग ने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है. द बोर्ड शैल नॉट एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स बाय स्पेशल रेजोल्यूशन डू द फॉलोइंग थिंग्स. मैंने क्या कोडवर्ड बोला था इसके लिए? एनीवन रिमेंबर्स क्या कोडवर्ड बोला था मैंने? इट इज बिड्स, BIDS. The board shall not do these things except with the consent of the shareholders by special resolution. That is, B is for borrow in excess of these limits, invest the money of M&A, remit any extra time to the directors to repay their loans, or last, sell off the substantial or whole part of the undertaking which is called as demerger. ठीक है, आगे देखते हैं. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के सेक्शन, रेगुलेशन नंबर्स और भी थोड़ा आएगा, जो हम लोग को शेड्यूल भी एक आना पड़ेगा. वन शेड्यूल फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स गिवन. आई टेल यू विच वन इट इज. एनीवन नोस विच शेड्यूल इज देयर जिसमें लिखा है ड्यूटीज ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स? 8. नहीं, 8 नहीं है, देखते हैं. Let's see when we come to it. Okay. Now, independent directors play a very important role to improve better the board effectiveness. Independent directors होते क्या है? तुम मुझे बोलो, मेरी एक छोटी सी कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है. सोचो मेरी कंपनी का नाम सरस्वत बैंक है, छोटी सी बैंक है. Wouldn't I want HDFC बैंक का चेयरमैन आए, ICICI बैंक का चेयरमैन आए और उसके ऊपर कमेंट करे? Like I would want KV Kamath to come into my board meeting, sit and give me guidance on how to run this company. So first thing, he will be called as an independent director. He is nowhere connected to any of the company. He is brought in by the board of directors of Saraswat Bank to bring what? Outside view. He will ensure that there is no dominance of any one person in the company because he is independent. वो आके सीधा comment कर देगा कि this is not working properly, that which the existing directors will hesitate to do. So he will ensure कि कोई भी चीज में debate stifle ना हो. He will act as a guardian of all the shareholders. He will bring his outside perspective. वो खुद आके बोलेगा देखो हमारी कंपनी में हम लोग ये सब फॉलो करते हैं. He will significantly improve the decision making process. He is brought in whenever the major policy decisions of the company are being formed. तो यहाँ पे तुम देख सकते हो important roles of board of directors. Definition यहाँ पे दिया है, who is a independent director? He is a director other than full time director, managing director or a nominee director. Means ये सारे लोग नहीं है independent directors. और उसका criteria दिया है, who in the opinion of the board and all of this. So this you can mark as important. वैसे ही उसका corresponding regulation भी दिया है, regulation 16 के अंदर. What is the definition of independent director? अभी यहां तक हम लोग कर रहे थे रेगुलेशन 17 तक. रेगुलेशन 16 भी आ गया. क्या है रेगुलेशन 16? What is regulation 16? It talks about, now very important, regulation 16 is a definition clause. Definition clause है.
उसके डेफिनेशन में किसका डिफाइन किया है वो लोग ने? बहुत सारे डेफिनेशन दिए हैं, उसमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का भी डेफिनेशन दिया है विच इज वेरी सिमिलर टू सेक्शन 149 सबसेक्शन 6, who is not all this and in the opinion of the board not connected with the promoter, same points. ठीक है. रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में जो बोल रहा था ना, शेड्यूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हें लिख के शो ऑफ करना ही है. रेगुलेशन नंबर, सो यू कैन राइट ऑल दिस टुगेदर. जैसे पूछा ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर, वहां पे जाके सीधा बॉम्बार्ड कर देना है. रेगुलेशन 17 लिखना है, रेगुलेशन 179 सबसेक्शन 6 लिखना है, 149 सबसेक्शन 6, रेगुलेशन 25 लिखना है. ओके. और उसके साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें पता होना चाहिए, शेड्यूल 4 टॉक्स अबाउट द ड्यूटीज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. तो यहां पे देखो, शेड्यूल 4 of Companies Act 2013 specifies what is the role of independent director. और है बहुत general stuff that they will give a independent judgment on various strategic risk management. They will bring a objective view, outside view into the company. They will scrutinize the performance of the management. They will satisfy the integrity of the financial statements. They will safeguard the interests of the stakeholders. They will try to balance the conflict of interest. तो वैसे ही duties of the independent directors दिया है, they will strive to attend all the meetings. So this also you can mark as important. Generic है, you can read it up. Next, schedule 4 read with regulation 25. Tell me one thing कि independent board of directors को कितनी बार साल में मिलना है? How many times they should meet minimum? 4 times. नॉर्मल डायरेक्टर्स को 4 टाइम्स मिलना है, बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए भी एक सेपरेट मीटिंग होनी चाहिए विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एनी नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. ऐसी कितनी मीटिंग्स करनी पड़ेगी उनको? एटलीस्ट 1 मीटिंग इन अ ईयर. तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. The independent director shall hold at least 1 meeting in the year without the attendance of non-independent directors. Okay, and they will review the performance. सब बात करेंगे कैसा चल रहा है, review the performance of the board. चेयरपर्सन के बारे में भी बात करेंगे और वो लोग बोलेंगे पता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और अभी तो वुमेन डायरेक्टर भी आ चुके हैं, वुमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. तो तुम सोच सकते हो डिस्कशन भी थोड़े लंबे चलेंगे अभी. डायरेक्टर, ठीक है. आगे देखते हैं. लायबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स दिया हुआ है. द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स विल बी लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ कमीशन और ओमिशन विच वॉज डन विद देयर नॉलेज और कंसेंट और कनाइवेंस और where they have not acted diligently, so they will be held responsible. अभी ये लोग क्या बोल रहे हैं यहां पे कि टॉप 500 listed companies, okay, shall undertake a directors and liability officers insurance for all their independent directors for such risk as may be determined by the board. मार्क करो इसको, इंपॉर्टेंट. यहां पे भी लिखा है कि रेगुलेशन 25 में they will be held liable for all act of commission and omission. बट क्या निकालना है हम लोग को डायरेक्टर्स का? डायरेक्टर्स एंड लायबिलिटी इंश्योरेंस. एनीवन नोज ये इंश्योरेंस क्या होता है? तो समीना मैम है, तो शी इज ऑल्सो वर्किंग ऑन अ वेरी की पोस्ट. उनका भी इंश्योरेंस निकला हुआ है, लायबिलिटी इंश्योरेंस, डायरेक्टर्स एंड लायबिलिटी इंश्योरेंस. व्हाट हैपेंस इज व्हेन वी एज कंसल्टेंट्स give advice, but it is possible that there is, due to the multiplicity of laws and the nature of the laws, that we might be held responsible for any act, for acting negligently, right? हो सकता है कि नहीं. हम लोग का भी आजकल कैसा है कि ऑडिटर्स भी है, सेक्रेटरियल ऑडिटर्स भी हम लोग है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी ऑडिटर्स है, तो वो लोग को ऑडिट रिपोर्ट साइन करना रहता है ना, तो वो लोग बहुत डरते हैं.
इसलिए ज्यादातर अभी तुम प्रोफेशनल देखोगे ना, इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑडिट्स दे प्रेफर टू टीच ऑडिट. लायबिलिटी लग जाती है. तो अगर लायबिलिटी लग गई तो अपने ऊपर हेवी पेनल्टीज हो सकती है. तो डायरेक्टर्स कैन गेट अ इंश्योरेंस फॉर द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, और मैंडेटरी कर दिया है कि जब भी कोई लायबिलिटी लगेगी तो इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी. सो ऑब्वियसली ये इंश्योरेंस कराना बहुत ही कॉमन प्रोसेस है. दैट डज नॉट मीन दैट द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर विल नाउ एक्ट नेग्लिजेंटली. उनका ब्रांड नेम अटैच होता है इसके अंदर. अब ये लोग ने एक एग्जाम्पल भी दिया है, केस स्टडी दिया है, एक यूएस का केस है. तो जैसे यहाँ पे सेबी है, वहाँ का सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन होता है. तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने बेचारा, एक रावल करके बंदा है, वो he was the officer, तो he turned a blind eye on the acts of one of the CEOs of the company called as विनोद गुप्ता. तो बोले भाई विनोद गुप्ता रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर रहा है, इतना विड्रॉवल्स कर रहा है, इतना लग्जरीज लिविंग ले रहा है, कॉर्पोरेट जेट वेट सब कुछ कर रहा है, और आपने क्यों नोटिस नहीं किया, और इसके ऊपर पेनल्टी लग गई. तो देखते क्या केस है. इट वॉज एलिज दैट रावल was the chairman of the audit committee, had failed to investigate on the red flags surrounding the former CEO विनोद गुप्ता. तो तुम ऑडिट कमेटी के चेयरमैन हो, तुमको देखना चाहिए ना, सीईओ एंजॉय कर रहा है, पार्टी कर रहा है, यॉट है, सब पेमेंट पर्सनल क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है. नॉट ओनली दैट, उसने बहुत सारा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन भी की जो बोर्ड रिपोर्ट में रिपोर्ट नहीं हुआ था. सो अल्टीमेटली इट वाज हेल्ड दैट उसको 2 years इम्प्रिजनमेंट हो गया. ओके, एंड बहुत सारी पेनल्टीज भी उसको लगी है. मूविंग फॉरवर्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ लीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. मुझे सच सच बताना, कंपनी लॉ में तुमने कहीं भी पढ़ा है लीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में? हाँ, डू यू रिमेंबर स्टडिंग एनीथिंग लाइक दैट? इट्स ओके, यू ऑल आर एक्सपर्ट, यू ऑल कैन से यस नो, कुछ भी होगा, डोंट वरी. आई कांट इवन टेल यू, गो स्टैंड आउट ऑफ द क्लास. Can you repeat what you asked? My question is, have you ever heard in company law about lead independent director? No, sir. नहीं, ये जो है ये एक इंटरनेशनल प्रैक्टिस है कि जब बहुत सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं ना, तो वो लोग में से एक सीनियर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहिए. और सीनियर विल बी रिस्पॉन्सिबल, विल एक्ट एज अ इंटरमीडियरी, विल बी द स्पोक्स पर्सन, विल कीप एन आई. So they are saying it is a good practice to designate a independent director as a lead independent director or as a senior independent director who will act and monitor and everything. So the role of the independent director क्या होगा? He will just take a front runner. He will act as a intermediary with all the key people of the company. He will advise the chairman. He will become a consultant. He will talk to all the committees of the board, etc. ठीक है, तो just a normal concept, international practice. अब आता है separation. Market is important, ये एग्जाम में भी आता है काफी बार. Separation of the role of chairman and executive officer. Tell me, कहीं पे भी तुमने कंपनी लॉ में पढ़ा है कि चेयरमैन एंड सीईओ को अलग अलग होना चाहिए? कैन बोथ बी द सेम पर्सन? कहीं पे भी तुमने पढ़ा है कि सीईओ और चेयरमैन को अलग अलग होने चाहिए? They can be same. They can be same. So let's see, कंपनी लॉ में एक सेक्शन दिया है, वो सेक्शन का नाम है 203, और 203 में बोला है कंपनीज एक्ट के, इट प्रोवाइड्स फॉर सेपरेशन ऑफ रोल ऑफ चेयरमैन एंड सीईओ. It specifies that no person shall be appointed as the chairperson
and the CEO or all of this at the same time, unless the articles provide otherwise or the company is engaged in does not carry multiple businesses. So if you see, you all tell me KMP का डेफिनेशन कौन से सेक्शन में, KMP का सेक्शन कौन सा है? Anyone remembers KMP का, की मैनेजरल पर्सन्स का डेफिनेशन कौन से सेक्शन में? Come on, you should know. In subsection 51. Definition very good is given under section 2 subsection 51, defines who is a KMP. Section 2 subsection 51 and section 203 also talks about KMP. ये भी मार्क करो, important, you should know. Clear? So let's see. तो वो लोग बोल रहे हैं कि तुम्हें एक सेपरेट रखना पड़ेगा unless the articles provide or the company carries on does not carry on multiple businesses, तब चलेगा. So let's see. Ideally it is a good practice to have separation or no? Yes. Yes. अब क्यों मैं पूछूंगा ना, तो इसका अभी पूरा पैराग्राफ्स दिए, पढ़ते. गुड बोर्ड्स क्रिएट गुड चेयरमैन. ठीक है. कंपनीज एक्ट डज नॉट, अभी आता है सीईओ और चेयरमैन अलग होते हैं. तो सीईओ कौन होता है? तो वेरी सिंपल, एन ऑफिसर हु इज डेजिग्नेटेड एज सच. ठीक है. सेपरेशन ऑफ द रोल, मार्क करो, इंपॉर्टेंट. इट इज परसीव्ड that separating the role of the chairman and the CEO increases the effectiveness. It is important, it is the board's and the chairman's job to monitor and evaluate the company's performance. A CEO on the other hand represents the management team. CEO is basically a executing officer, वो execute करेगा और chairman को उसका supervision करना चाहिए. If the two roles are performed by the same person, it will lead to less accountability. A clear demarcation of role should be made. Benefits दिया है कि what is the role, ये एग्जाम में आ चुका है. ठीक है, तो you should read it up. What is the benefits of having it separation. फिर यहाँ पे यही सेम चीज कंपनी लॉ रेगुलेशन 17 में भी दिया है. Top 500 listed companies shall ensure that the chairperson shall be a NED and should not be related. Now एक आता है next a theoretical question called as succession planning. Very very important. Tell me, it is a fact that all family businesses they end by the third generation. जो family businesses होते हैं वो चलते नहीं हैं. पहला वाला जो first रहता है, family businesses they end by third generation. Stats है जनरली. पहला वाला जनरेशन सुपर डुपर स्मार्ट जिसने कंपनी स्टार्ट की है उसको सब कुछ आता है. सेकेंड जनरेशन आता है वो उसको थोड़ा बहुत नहीं है, उसको ग्राउंड रियलिटी नहीं होती है कि स्टार्ट करने में क्या प्रॉब्लम है, तो थोड़ा बिजनेसेस डाउन हो जाता है. उसके बाद वाला जनरेशन और भी थोड़ा डाउन होता है और थर्ड जनरेशन आता है ना, वो बोलता है मैं गिटार बजाऊंगा और सीधा बिजनेस क्रैश हो जाता है. So when we are thinking from a company point of view, we don't want that to happen. We want that the prospective directors, the future directors, we do a proper succession planning where the company keeps running with talented people. Now tell me one thing, it's a little stupid and political. Congress, don't you think they have crashed? Completely. What happened is there is no opposition only. So what is happening कि succession planning ही नहीं किया है कि next person जो रहेगा वो talented होना चाहिए. तो is a strategy for identifying and developing future leaders. So companies also should have a succession plan in place कि कोई भी बंदा ऐसा नहीं आना चाहिए. A well prepared board should develop a succession plan. तो तुम भी जब ग्रो हो गए, यू विल सेट योर ओन कंपनी, यू विल ट्राई टू थिंक दैट इन द फ्यूचर हाउ अ पॉलिसी वेर इट कीप्स hiring newer and talented people
So the board should continuously ensure that the right skill sets, talent and attributes are there. अभी देखोगे succession planning includes succession, renewal, whole time directors का leadership positions कौन hold कर सकता है, what is the key to getting succession planning right is maintaining a ongoing and dynamic process. इन कंपनी लॉ क्लोजली सक्सेशन प्लानिंग के रिलेटेड हम लोग बात कर सकते हैं एनआरसी कमेटी, उसके बारे में लिख सकते हो तुम कि प्रोस्पेक्टिव डायरेक्टर्स जो अपॉइंट कर रहे हैं पॉलिसी के बारे में, उनके पास में स्किल सेट्स होने चाहिए. सक्सेशन प्लानिंग में हम लोग एनुअल परफॉर्मेंस करेंगे. टाटा इफ यू गो टू सी हैज पीक्ड इन दिस, द सीईओ को ही निकाल दिया अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था. सो दे डू, this is called as succession planning. If the CEO is also not good, they replace it. So that relays down to the lower level management also कि भाई जब टॉप को निकाला तो हमारा भी काम नहीं करेंगे तो निकाल देंगे. So reviewing continuously the committee etc. अब आता है succession planning में there is no such planning, ऐसा कुछ बोला नहीं है. But I can come closest to this is nomination remuneration committee जो दिया है सेक्शन 178 के अंदर, क्लोजेस्ट कंपैरिजन. जबकि कंपनी लॉ में बोर्ड को बोला है कि तुम एक सक्सेशन के लिए कोई प्लान करो और अपॉइंटमेंट के लिए. फिर आता है डायरेक्टर्स जो होते हैं, न्यू डायरेक्टर्स. अगेन अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज ट्रेनिंग ऑफ द प्रोस्पेक्टिव डायरेक्टर्स होना चाहिए. सो आई हैव पर्सनली सीन एट इंटरनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती है, जब डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं ना वो लोग, तो क्या होता है पहले घर पे एक वेलकम किट भेजते हैं. दे विल सेंड द वेलकम किट. दे विल ट्राई व्हेन यू कम टू द कंपनी, दे विल हैव अ सेशन फॉर यू, अ गैदरिंग. दे विल ट्राई टू मेक यू फील कंफर्टेबल. दे विल टेल यू अबाउट द कंपनी कोर वैल्यूज. उनका एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होता है जो सारे डायरेक्टर्स सारे एम्प्लॉइज को दिखाते हैं. तो ये लोग क्या कर रहे हैं और ऑन गोइंग बेसिस पे ट्रेन करते रहते कंपनीज को, बाय वे ऑफ सेमिनार्स, by way of research papers, by way of different knowledge techniques etc. तो prospective directors की training होनी चाहिए. So the directors induction that is orientation should be the first step in improvement. It will, the more the diversified board, the better it is, the more trust we will have, the more communication. As board of directors are primarily responsible for the good corporate governance, it calls for a new area of knowledge and different skill sets. Let's see. Market is important. Directors induction. So the new directors, in order to participate freely into the company, they should be given training so that they come to know about the company, about the industry in which they are operating. It will create trust, credibility in the company. तो क्या क्या हो सकता है, what are the common methods? एक papers आते हैं, internal visits होता है, introduce करते हैं सबको, उनको एक बेसिक आइडिया देते हैं कि कंपनी की स्ट्रैटेजी क्या है, किसके क्या रोल्स है एक्सेट्रा. एक इंडक्शन किट दिया जाएगा उनको जिसमें कंपनी के सारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे. डायरेक्टर्स डेवलपमेंट. नाउ डायरेक्टर्स कभी भी कंपनी के अंदर भी तुम्हारे कोई भी एम्प्लॉयज होंगे, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट दे आर डेवलप्ड and their knowledge upgradation is there. It is a good practice to do that for ongoing knowledge upgradation, ongoing education, site visits. उनको अलग अलग फील्ड वर्क लेके जाएंगे, कभी कभार अब्रॉड भेजते हैं, सेमिनार्स अटेंड करवाते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज करने बोलते हैं. ओके. Then familiarize program for independent directors. Now again regulation 25, कुछ भी आएगा regulation 25. That the legal entity must familiarize the independent directors through various programs about the listed company and which all the facts read with schedule 4. Now another important part is the performance evaluation of the board. Market is super duper important, it comes in the exam. So performance evaluation होना चाहिए of all the directors, of all the chairmen etc. So a properly conducted board evaluation can significantly improve the performance
तो करते रहते परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, हर साल के एंड में वो लोग बुलाते हैं डायरेक्टर्स को, एक्सप्लेन करते हैं कि आपको जो टास्क दिया था आपने कंप्लीट किया कि नहीं, एक्सेट्रा. नाउ परफॉर्मेंस, द पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्यों करोगे तुम? कॉमन सेंस है, यू विल इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द बोर्ड, यू विल एनहांस देयर स्किल्स, दे विल बिल्ड इन टीम वर्क, देयर विल बी कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन एक्सेट्रा. देन लॉ में देखते हैं, लॉ में कहाँ लिखा है. पहले एक है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी जो है, वो जो पॉलिसी बनाएगी रेम्यूनरेशन रिलेटेड, वो लोग ये भी बोलेंगे इनका परफॉर्मेंस देखो एंड देन डिसाइड करो. यू कैन इवन हायर अ external agency for this purpose to determine who should get the promotion and not. Independence role, तो ये तुम देखोगे continuously independent director play an important role in evaluating the board and the chairperson and the other non-independent directors. ये सब कौन से शेड्यूल में दिया है? I told you शेड्यूल 4 के अंदर. क्या they will try to evaluate the board. They should meet at least once a year without the presence of non-independent directors. Performance evaluation होना चाहिए. They will prepare a report. Okay, so this is super duper important. Even in LODR regulation 17 says that the board of directors should do a performance evaluation of the independent directors. Then the regulation 19 talks about the रेगुलेशन 19 क्या था? आंसर रिस्क करके. रेगुलेशन 19 क्या था? एनआरसी कमेटी. तो ये एनआरसी कमेटी में भी बोल रहे कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होना चाहिए. फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड इवैल्यूएशन, तो कहीं पे भी लॉ में लिखा नहीं कितनी बार इवैल्यूएट करना चाहिए. आइडियली इट शुड बी वंस अ ईयर, but they are saying section in 134 subsection 3, that is a board report, it says that a formal evaluation of the board hona chahiye of its own performance and of the committee members. Broad, ये कुछ ज़्यादा ही broad framework है on parameters. Let's see कौन से हैं. General performance evaluation of the board, just read कर सकते हो. Performance evaluation of committees करना चाहिए. परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ इंडिविजुअल डायरेक्टर्स कर सकते हो. जस्ट जनरल सम, दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मतलब किस किस का इवैल्यूएशन करना चाहिए. तो डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, कमिटी मेंबर्स, सबका इवैल्यूएशन करना चाहिए. एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, सबका ही परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होगा. चेयरपर्सन का इवैल्यूएशन होगा, मतलब सबका ही हम लोग इवैल्यूएट करेंगे. नाउ कमिंग टू अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट दे कैन आस्क, that what is the role of company secretary. Now obviously company secretary का पहले section क्या है? section 2 subsection 24. A company secretary is a person, is a secretary as defined under the Company Secretaries Act, who is appointed by a company to perform the role of company secretary. अब generic है, क्या क्या roles है? We are compliance heads of the company. Tell me one thing, who is the compliance officer of a listed company? It can be the CS. It can be or it has to be company secretary only. कोई दूसरे को अपॉइंट कर सकते हो compliance officer? नहीं. So company secretary shall be the compliance officer of the company. Am I right? Listed company का कौन से रेगुलेशन में दिया है? Anyone knows? इट इज योर रेगुलेशन नंबर 6. मार्क करो, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, हर टाइम तुम कोट कर सकते हो. दैट ओनली अ कंपनी सेक्रेटरी कैन बिकम द कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ द कंपनी. सो लेट्स सी ये कहाँ पे दिया है. देखो, एक तो पहली बात कंपनी सेक्रेटरी का कहाँ नाम आया है. तो 203 के अंदर वी आर KMPs. सेक्शन 204 के अंदर ऑफ कंपनीज एक्ट वी आर द सेक्रेटरियल ऑडिटर्स. फिर रेगुलेशन 6 of LODR के अंदर every listed company shall appoint a qualified company secretary as a compliance officer, no other. Then they've given you that what all roles we are there that you can write. It's सब important नहीं है. I think and the chapter is done. So then we are done with the chapter. That is it.